पिछले कुछ दिन बड़े कठिन और चुनौतीपूर्ण रहे पूरे भिवानी जिले के लिए और आप सबके लिए, और इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा। इसके लिए आपका धन्यवाद। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था, और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहां से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स से उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में है, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई, और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। नहीं, केस तो हमारा पहले, देखिए, एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है? अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को भेज जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, प्रयास करेंगे कि सीएफएसएल में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ, वहां पे ये जरूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है तो इसकी, वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर अब ये सारी चीजें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफर करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। वो डिटेल जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ, इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी, और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो
एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहां भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए, उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहां पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक है, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा। और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया। तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको उठाया तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान है। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहां पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूं। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है और एक जन भावना भी थी कि उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को केस इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूंगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले तो ये इनकी गतिविधियां 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार एक बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, तो दो डीजीपी आप क्या मानते हैं? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पे वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है आप जानते हैं और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर जब बातें तुलनात्मक की जाए तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और एबडक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है, तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30% की कमी आई और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप पे कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत एफआईआर सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर ना करना अपने आप में एक अपराध है। नशाखोरी की बात जहां तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं और अगर कोई बेचना मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा सभी अधिकारियों को कि हम गांवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। और जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में, करीब 3700-3800 एफआईआर होती है एनडीपीएस एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब 1000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब इन 1000 आदमियों को जब 2 साल एक आदमी 2000 साल की सजा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से, लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन परिवारों को काउंसलिंग करके उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी है, तो ओपीडी से ही काफी लोगों को फर्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में
और यहाँ पे भी दादरी में काफी अच्छा काम हुआ, भिवानी में भी पीछे शुरू किया गया है। तो इसको हमने हर जिले में टीम बना रखी है जो डोर टू डोर जाएंगी, गाँवों को, एक एक गाँव को लेकर के डोर टू डोर जाके ये काम करेंगे। तो इसमें हमें कामयाबी कुछ हद तक मिली है और हमारे अधिकारियों ने करीब 4000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो उन्होंने नशा मुक्त अपनी तरफ से घोषित किए। जरूर नहीं कि वो सारे आज की तारीख में नशा मुक्त हो गए हों, पर अगर 70% भी हो गए तो वो भी एक अचीवमेंट है। और टारगेट हमारा ये है कि हम इसको 70% पे इस साल के अंत तक लेके जाएं। और जो पिछले 4000 गांव हैं उनमें अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा गांव है जहां अभी भी बच्चे हैं जो नशा करते हैं, तो उनकी रीवेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की। एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं और उनमें रीवेरीफाई कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाकर के ये देख रहे हैं कि कुछ कोई और, कई बार क्या होता है कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीजों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी। और प्रयास ये है कि हम इसको संख्या को, जो 4000 की संख्या है, इस साल के अंत तक 5000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाएं और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट, जो ये दवा की दुकानें हैं, यहाँ से कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं।